Now today is the additional exercise. Question number 1.25. ये कहता है कि an oil drop of 12 excess electrons is held stationary under the constant electric field of 2.55 into 10 raised power 4 Newton per coulomb. In Milkian's oil drop experiment, the density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. So ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। एक ऑयल ड्रॉप वो इसमें जिसका एक्सेस चार्ज 12 है, ठीक। तो एक्सेस चार्ज जो होगा क्यू वो 12, दैट इज 12E, ठीक है। इज हेल्ड स्टेशनरी, तो ये स्टेशनरी रहता है अंडर द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस पे चार्ज है एक्सेस, दैट इज -12। सो एक्सेस मीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये नेगेटिव है, तो इसका चार्ज नेगेटिव है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्ट करता है इन दिस डायरेक्शन E। इस E का जो वैल्यू देता है, ये देता है 2.55 इंटू 10 raised power 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। इसकी डेंसिटी देता है रो, जो है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको पहले SI यूनिट में चेंज करेंगे, रो विल बी इक्वल टू 1.26 ग्राम मीन्स 10 raised power -3 किलोग्राम, and 1 centimeter means 10 raised power -2 meter, that is 10 raised power -6 per meter cube, which will be equal to 1.26 into 10 raised power -9 kilogram per meter cube, okay। now ये इसकी डेंसिटी है। अब जब ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पर स्टेशनरी है और इसका चार्ज नेगेटिव है, तो इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा, बिकॉज जो फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो फोर्स सपोज दैट इज FG, दैट इज FE, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दैट इज QE, ठीक है, नंबर 1। नाउ तो मिसाल के तौर पर इसको अपवर्ड फोर्स बैलेंस करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ ये यहाँ खींचेगा, और डाउनवर्ड फोर्स जो है ये इस पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स FG। तो यहाँ पर FE ये दोनों आपस में बैलेंस करते हैं। तो व्हाट डज दैट मीन, दैट FG जो होगा वो, अगर इसका मास है m इनटू इसका ये जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G, तो ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बैलेंस करते हैं, ठीक है। सो FE इज इक्वल टू FG, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन राइट, हम FE इस साइड में लिखेंगे, सो इट विल बी QE इज इक्वल टू mg। now m is equal to QE by G. Now we know that mass m is equal to mass per unit volume is equal to density, or m is equal to rho v. So we will write as rho v is equal to QE by G. ये वैल्यू हम मास का जो है वो इधर ऑयल ड्रॉप का जो मास है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी कन्वर्ट करेंगे। सो V विल बी इक्वल टू QE
बाय रो जी। ठीक है यहाँ तक ना। चूंकि ये वॉल्यूम, ये जो ऑयल ड्रॉप है ये स्फीयर की फॉर्म है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, V will be equal to 4/3 pi r cube, where r is the radius of this oil drop. So we will substitute in this. So 4/3 pi r cube will be equal to QE rho g. ठीक। So if we cross multiply it, it will be equal to, यहाँ मैं लिखूंगा, ठीक है, it will be equal to r cube will be equal to 3 इस साइड में जाएगा, 4 पाई नीचे, that is 3/4 पाई, यहाँ पर क्या था, QE by rho g, और r will be equal to cube root of 3/4 pi cube E by rho g whole is power 1/3. Now what we have to do, we have to substitute the value of Q, E, R and G. So E का भी वैल्यू हमारे पास है, Q का भी वैल्यू है, और डेंसिटी का भी वैल्यू है, जो डेंसिटी दी गई है वो यहाँ पर है। When we substitute these values, R comes out to be 9.81 into 10 raised power minus 4 millimeter. ओके, फिर से मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करूंगा। ये एक ऑयल ड्रॉप है, वो स्टेशनरी रहता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, वन Fg नीचे ग्रेविटेशनल वेट इसका, और Fe जो इसको ऊपर रखता है। ठीक, इस पे जो चार्ज है वो एक्सेस 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स का चार्ज -12 E आपको पता है, E इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो डेंसिटी हमने कैलकुलेट की, तो चूंकि बैलेंस करते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या इसका वेट बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हमने यहाँ पर कर दिया। इसमें से हमने मास निकाल दिया, तो चूंकि मास का हमें वैल्यू पता नहीं, तो हमने इसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम चूंकि स्फीयर की फॉर्म है 4/3 पाई r क्यूब, और फिर आगे ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ओके, नाउ we have another problem, that is (26) 1.26। ठीक है, देखो ये कहता है विच अमंग द फॉलोइंग कर्व्स शोन इन फिगर, यहाँ फिगर दिखाई गई है, कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, यानी इन पर जहाँ पर 4-5 कॉन्फ़िगरेशंस दी गई हैं, इनमें कर्व्स दिए गए हैं, तो इनमें बोलना हमें कौन सा ये सही इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। देखिए, एक ऐसे है, नंबर 1, इस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सारी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक कंडक्टर है। इसकी जो फील्ड लाइंस दिखाई गई है वो ऐसे, कहीं पर ऐसे, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे, ठीक, ऐसे कहीं, ठीक है। तो हर एक जगह क्या ये पॉसिबल होगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे? नो, ये कर्व ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज फील्ड outside, just outside a conductor is perpendicular to the surface। ठीक, तो यहां पर परपेंडिकुलर है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। एक और यहां पर दिखाया गया है, ऐसे कुछ ऐसे दिखाया गया है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे, क्या ये पॉसिबल है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? ये जो लाइंस निकलते हैं पॉजिटिव से तो ठीक निकल रही, लेकिन एंड अप नेगेटिव, फिर नेगेटिव से जा रही है पॉजिटिव पर। हमें पता है
पॉजिटिव से हमेशा बाहर निकलती है, फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या होता है, दे आर रेडियली इनवर्ड्स, कभी बाहर नहीं आती है। तो यहां पर ये दिखा रहा है बाहर आ रही है, तो ये दिस कर्व इज नॉट पॉसिबल। सो फील्ड लाइंस कैन नॉट emerge from negative charge. They always are radially inwards. Radially inwards. ठीक है। एक और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिखाई गई है जो तीसरी है, वो ऐसे, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे कुछ ऐसे दिखाए हैं। देखिए यहाँ पर जो लाइंस है पॉजिटिव चार्ज से बाहर आ रही है, यहाँ से भी बाहर, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये रिपेल कर रही है, ठीक है ना, साइडवेज ये रिपेल कर रही है, बिकॉज लाइक चार्ज इज रिपेल। सो दिस इज, ये जो कर्व है इट इज ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है, इट रिप्रेजेंट्स दिस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, जो कर्व्स होते हैं यही शक्ल के होते हैं, ठीक है ना, ये रिपल्शन दिखाता है लाइंस की, बिकॉज दीज आर सेम चार्जेस। नेक्स्ट जो दिखाया है वो दिखाया कुछ ऐसा, पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो यहाँ दिखाता है ऐसे, फिर यहाँ दिखाता है ऐसे, ऐसे यहाँ पर बाहर, ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर जो है पॉजिटिव, नंबर वन, पॉजिटिव से निकली और पॉजिटिव पर एंड हुई, इट इज नॉट पॉसिबल। These field lines emanate from positive charge and end up at negative charge. One. दूसरा, यहाँ पर दिखाता है field line intersect करता है, so field lines do not intersect. Field lines do not intersect. So it is also not possible. ये भी possible नहीं। एक और जो दिखाता है कॉन्फ़िगरेशन, ये दिखाता है ऐसे, ठीक है, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज सारी सरफेस पर है कंडक्टर के, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये दिखाता है फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है, इस पे एंड हो रही है, यहाँ ऐसे, यहाँ से आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे एंड हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये क्या दिखाता है, ऐसे लाइंस, ये जो है ये लूप स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सिंपली फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म लूप्स। ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक लाइंस की, ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास सिर्फ एक ही जो ट्रू है वो जो अभी मैंने दिखाया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर रिपेल हो रही है, पॉजिटिव से निकल रही है यहाँ पर, तो ये ठीक है ना, बाकी सब पॉसिबल नहीं। सो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.27, ठीक है, ये कहता है in a certain region of space electric field is along z axis throughout. The magnitude of the electric field is however not constant but increases uniformly. ठीक है,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, यानी जेड एक्सिस की तरफ ये बढ़ रहा है, यानी चेंज हो रहा है, जब आगे आगे जाते हैं वो इंक्रीज हो रहा है। एट अ रेट ऑफ किस रेट से 10⁵ न्यूटन पर कूलम per meter. What are the force and the torque experienced by the system having a total dipole moment equal to 10⁻⁻7 coulomb meter in the negative z direction? देखिए, let us ये हमारे पास let us suppose that this is our z axis, ठीक है, ये हमारी z axis, ये पॉजिटिव और यहाँ से z डैश, ठीक है। तो ये आपकी हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। सो दिस नाउ लेट अस सपोज दिस इज ओरिजिन। नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इंक्रीज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जब जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक, इन दिस डायरेक्शन। नाउ किस रेट से, ये कहता है रेट मीन्स dE by dz, यानी चेंज जो हो रहा है फील्ड विद रेस्पेक्ट टू जेड व्हेन वी गो अलोंग द जेड एक्सिस, वो यहीं से देता है ये कितना 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, न्यूटन पर कूलम पर मीटर, ठीक है, यहां से। नाउ व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क? नाउ चूंकि ये इट इज अ केस ऑफ दिस dipole in non-uniform electric field having a dipole moment equal to 10⁻⁻ in negative direction। तो dipole moment है ऐसे in negative direction, ऐसे negative direction, ऐसे इस डायरेक्शन में है dipole, तो इसका मतलब है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि dipole moment होता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में और फील्ड इस डायरेक्शन में, सो एंगल बिटवीन E and P is 180 degree. Now we know that in case of a dipole which is in non-uniform electric field, the force F acting on this is equal to P into gradient of electric field, ठीक है। P हमें यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि P इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन और E इसमें, तो P इज माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जो P दिया गया है P इज इक्वल टू, ये भी यहाँ माइनस में लिखूंगा, यहाँ पर P इज इक्वल टू माइनस 10⁻⁻7 कूलम मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, F विल बी इक्वल टू माइनस 10⁻⁷ into 10⁵, ठीक है, दैट इज न्यूटन, विच इज इक्वल टू 10 minus 10⁻⁻² Newton. So this force will act opposite to the direction of this. So it will act downwards in the negative direction of z axis. Negative direction of z axis. Because of this negative sign, the force will be in decreasing direction of electric field. उसके बाद कहता है what is the torque? Now we know that torque tau is equal to P cross E. That is इसका magnitude tau is equal to PE sin theta. Now theta जो है P और E के दरमियान, P इस डायरेक्शन में और E इस डायरेक्शन में, so it is 180. देखो sin 180 डिग्री कितने का होगा? 0. So torque will be 0. वाकई में PE की जरूरत वैल्यू नहीं देनी है क्योंकि sin 180 0, so whole thing will be 0. So force is 10⁻⁻² Newton in the direction of decreasing field, and torque acting on it will be 0. Let us take another question. तो एक और क्वेश्चन हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28।
ठीक है। अ कंडक्टर ए विद अ कैविटी एज शोन, ये कंडक्टर दिया गया है, ए कंडक्टर, ठीक, एक कैविटी है उसमें, ठीक है, कैविटी मीन्स अ होल, कैविटी एज शोन इज गिवन अ चार्ज क्यू, इस पे चार्ज क्यू है, ठीक है। शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो पार्ट कहता है ये जो चार्ज इसको दिया वो सारे सरफेस पे आना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन, लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस अराउंड इट, ठीक है। नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द चार्ज लेट अस से Q by epsilon is equal to इंटीग्रल E dot ds, ठीक है। नाउ ये गॉसियन सरफेस है, इसके इस कैविटी के इर्द गिर्द हमने डाले, सो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज Q by epsilon 0। नाउ Q by epsilon 0 is equal to E to ds cos of theta, but we know that electric field inside a hollow conductor is equal to 0, hollow conductor में E 0 है, so whole of this right thing will be equal to 0, so this Q by epsilon naught will be equal to 0, which implies that Q is equal to 0, so जो charge इस surface within this Gaussian surface is 0, okay, so where will this charge go, जैसे हम चार्ज करेंगे तो वो सरफेस पे होगा, ठीक है, इस पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर E 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसका बी पार्ट क्या कहता है, अनदर कंडक्टर बी, हमारे पास एक कंडक्टर, ये पर यही कंडक्टर जो पहले था, ये जो यहाँ पर है कंडक्टर ए, इसमें हमने कंडक्टर बी डाला, ठीक, जिसका चार्ज स्मॉल क्यू है, इससे पहले हमने देखा इस पर क्यू चार्ज है। नाउ ये कहता है शोन दैट कैविटी अनदर कंडक्टर बी विद अ चार्ज क्यू इज केप्ट इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए, यानी ये जो बी कंडक्टर है इसको ए से इंसुलेटेड किया जाता है, यानी इसको इसके साथ टच नहीं करवा दिया जाता है, ठीक है ना। शो दैट द टोटल चार्ज ऑन आउटसाइड ऑफ द सरफेस ए, ये जो सरफेस ए है, ठीक है, ए की सरफेस है, उस पे जो टोटल चार्ज है वो बताओ जी, इट विल बी क्यू जो ऑलरेडी था, और जो बी हालांकि इंसुलेटेड है, टच नहीं करता इसके साथ, तब भी ये चार्ज यहां पर शो करे, ठीक है ना, क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो इसमें क्या है लॉजिक, देखिए यहां पर ये जो क्यू है, ये जो कंडक्टर बी है यहां पर, इस पे जो चार्ज है इंसुलेटेड है ए और बी, बट ड्यू टू द इंडक्शन जो इनर सरफेस इसकी होगी, मैं यहाँ फिर से डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना, मैं अंदर वाला बनाऊंगा, ये समझो ये कैविटी ए है, यहाँ हमने कंडक्टर बी रखा है, इंसुलेट किया है जिसपे चार्ज क्यू है, अब यहाँ पर ऑलरेडी क्यू है, इस सरफेस पे जो बाहर वाली सरफेस जो है उस पर क्यू है, देखिए अब इस पे जो क्यू चार्ज है पॉजिटिव, ये इसकी सरफेस पे बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, ठीक, जैसे ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा वो कहां चला जाएगा, इसके बाहर पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज जब इस पे इंड्यूस होगा तो इट कैन नॉट रिजाइड ऑन दिस, ये सीधे सरफेस पे चला जाएगा, क्योंकि इस पे तो क्यू है तो क्यू इंड्यूस करेगा इस पे, वो सीधे सरफेस पे चला जाएगा और यहाँ पर ऐड होगा, सो टोटल चार्ज विल बी क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, obtain a formula for electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density without using Gauss law, ठीक है। ये कहता है कि गॉस लॉ लगाने के बगैर, हमने किया है ना वो गॉस लॉ जिसमें हम सिलेंडर डालते थे, जैसे ये एक थिन इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर है, इसमें हम एक सिलेंडर डालते थे, ठीक, तो फिर हम इसको ये निकालते थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एट अ पॉइंट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 बाय r,
ये गॉस लॉ से हमने निकाला। अब यही हमें निकालना है बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, लेट अस सपोज दैट वी हैव एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ठीक है, वी टेक द पॉइंट, लेट अस से पॉइंट O on it, and we want to find an electric field at point P. ठीक है, now let us take a small element of this, ये जो वायर है इन्फिनिट, ठीक, यहां से हम ये लेंगे एक एलिमेंट छोटा सा dx इसका, जिसकी लंबाई dx है। ठीक है ना, नाउ इस वजह से चूंकि इस पे चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड इस पे होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये लेट अस सपोज ये O हम नोट करेंगे, लेट अस से दिस इज C। तो अब हम इसको यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, लेट अस सपोज दिस इज R, ये इसकी डिस्टेंस R है, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस कंडक्टर। नाउ चूंकि ये एलिमेंट है, समझो ये चार्ज है, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फील्ड होगा। ठीक है ना, लेट इट बी DE। This DE can be resolved into two components, one along this direction and another perpendicular in this direction. Okay, assuming that this is theta, this will be theta, then this will be DE cos of theta, this will be also DE, this will be DE sin theta. Now अगर हम सिमिलरली यहां से सिमेट्रिकली अपोजिट लेंगे, जितना दूर ये हमने लिया सेंटर इस पॉइंट से, उतना ही दूर यहाँ dx लेंगे एलिमेंट, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, DE वो भी पैदा करेगा यहाँ, क्योंकि सेम है, उतना ही एलिमेंट है, उतनी दूरी है। सो D, तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे, एक आएगा ऐसे और एक होगा ऐसे, तो ये भी थीटा होगा। सो D को, तो यहाँ पर क्या होगा, ये DE साइन थीटा, तो इसकी वजह से D साइन थीटा इस साइड, तो इस पॉइंट C के इस साइड में D साइन थीटा इस साइड, तो वो कैंसिल करेंगे। जो कॉस थीटा कंपोनेंट्स हैं वो एड अप करते हैं। हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हम ये बोलेंगे कि टोटल जो फील्ड है वो D कॉस थीटा सभी का इस डायरेक्शन में एड होगा। ठीक है ना, सो वी विल राइट DE assuming that this पहले ही बता दूं, this is equal to x, यानी CO यानी OC is equal to x। now DE यानी जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4πε0। let us assume that this has a charge small dq on it। ठीक है, so 1/4πε0 q, चूंकि यहाँ q के बदले में dq है, by r square। r क्या है आपका O, ये P है यहाँ पॉइंट, that is OP square। ठीक है, now this is equal to 1/4πε0 dq। चूंकि हमें यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी इन्फिनिट है, तो यहाँ हम dq से काम नहीं लेंगे, यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ लीनियर चार्ज dq by dx, ये इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, और dq विल बी इक्वल टू लैम्डा dx। तो इस पे, इस एलिमेंट पे जो चार्ज dq है वो लैम्डा dx, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा dx डिवाइड बाय OP स्क्वायर। नाउ OP स्क्वायर, OP इस ट्रायंगल में आप अगर ले लोगे PCO, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इस ट्रायंगल में से। क्यों, देखो देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, परपेंडिकुलर है OC, ठीक, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस दिस बेस स्क्वायर OP स्क्वायर विल बी इक्वल दिस CP स्क्वायर। ठीक है, विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर। नाउ OC कितना है आपका x और OP कितना है R, सो इट विल बी R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने दिया OP स्क्वायर के बदले में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, नाउ D, नाउ इफेक्टिव फील्ड हमारा क्या है, इफेक्टिव फील्ड है हमारा ये, DE नहीं है, DE के ये कंपोनेंट्स इफेक्टिव फील्ड। सो DE हम लिखेंगे DE डैश, दैट इज द इफेक्टिव फील्ड, विल बी इक्वल टू DE cos ऑफ थीटा, एक एलिमेंट से। ठीक,
सो डी हमने देखा ये है, सो 1/4 एप्सिलॉन 0 लैम्डा dx बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos ऑफ थीटा। ठीक है। Now here from this triangle CPO, we have x square, x perpendicular divided by base, that is x divided by r is equal to tan of theta. Perpendicular divided by base tan theta, x will be equal to r tan theta. ठीक है, एक ये हो गया। तो अगर हम इसमें यहां पर लगा देंगे तो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स के बदले में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, आर स्क्वायर तो आर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर के बदले में प्लस आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इसमें से हम आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो x किसके बराबर है, आर tan थीटा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो ये क्या बनेगा, dx डिफरेंशिएटिंग dx विल बी, आर तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन बनेगी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब हम ये वैल्यू और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। सो डी ई डैश विल बी इक्वल टू, डी डैश विल बी इक्वल टू 1 बाय, डी ई डैश विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा dx के बदले में क्या लिखेंगे हम, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है फिर कॉस थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा विल कैंसल, आर एंड इसका स्क्वायर कैंसल होगा। सो डी ई डैश will be equal to 1/4 pi epsilon 0 lambda d theta cos theta। now चूंकि एक एलिमेंट की वजह से d डैश है, तो पूरी जो वायर होगी उसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वी हैव टू इंटीग्रेट इट। सो इंटीग्रल डी ई डैश is equal to E dash, the total effective field will be equal to integral 1/4 pi epsilon 0 lambda d theta cos theta। अब जब हम पूरी इस वायर को लेंगे, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पॉइंट ले लूं तो ये एंगल बढ़ जाएगा, ठीक, तो बड़ा हो जाएगा। जब मैं और दूर जाऊंगा, पॉइंट लूंगा इस साइड या इस साइड से, तो ये एंगल बढ़ता है। जब मैं दूर पूरा इनफिट तक जाऊं तो ये इतना बढ़ेगा, ये इसके लगभग पैरेलल हो जाएगा, तो तब ये एंगल क्या बनेगा, 90। ठीक है, तो जैसे मैं घुमाऊंगा तो 90, तो ये क्या होगा, तो हमारा एंगल यहाँ से -π/2 और यहाँ से +π/2। सो -π/2 से +π/2, बिकॉज व्हाट, चूंकि ये इन्फिनिटी है, क्योंकि लेंथ ऑफ दिस वायर टेंड्स टू इन्फिनिटी, थीटा विल टेंड टू -π/2 to π/2। सो ई डैश विल बी इक्वल टू 1/4 epsilon 0, ये कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, सो वी कैन टेक इट आउट, लैम्डा बाय 4 पाई, और आर यहाँ पर आर भी बचा था, बोल दिया मैं, आर भी कांस्टेंट, इसको भी बाहर 4 पाई epsilon 0 ये और आर। ठीक है, तो अंदर इंटीग्रल में क्या रहेगा, -π/2 +π/2 cos theta d theta। So we again integrated, E dash will be equal to lambda by 4 pi epsilon 0 r
तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आएगा साइन थीटा बिटवीन द लिमिट्स -π/2 to π/2. So E dash will be equal to lambda by 4 pi epsilon 0 r. तो पहले अपर लिमिट साइन π/2 माइनस साइन -π/2. So E dash will be equal to lambda by 4 pi epsilon 0 r. So that will be π/2, that is 1 minus sin theta होगा minus sin theta, तो ये प्लस बनेगा प्लस 1, that is E dash is equal to lambda by 4 pi epsilon 0 r into 2. 2 and 2 will cancel out, so E dash will be equal to lambda by 2 pi epsilon 0 by r. ये वही है जो हमने गॉस लॉ से निकाला, लेकिन ये हमने कूलम्स लॉ यूज करके निकाला. ओके.